Hello, class ninth. I hope you all are doing so well. Welcome back to the platform GME. और आज क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम, जिस चैप्टर को हम लोगों ने शुरू किया था, जिसके 2 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए थे, अब आपके सामने हाजिर है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जितने भी नोट्स यहाँ पर लिखे जाएंगे या जो कुछ भी इस बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर दीज नोट्स। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑल अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। तो अगर आप लोग ये पार्ट्स देखते हैं और फिर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, तो आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है इस चैप्टर का इतना ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, बिकॉज अब आपकी कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स ही बचती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी क्या क्या हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, अब तक के हमारे जितने भी पार्ट्स हुए हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस चैप्टर का, विच इज जर्नी इनसाइड द एटम। जर्नी इनसाइड द एटम। देखो, बेसिकली इस चैप्टर में तुम लोगों ने अगर अब तक इस चैप्टर को शिद्दत से पढ़ा होगा ना, तो तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोग इस चैप्टर के अंदर एटम के बारे में ही पढ़ रहे हो। आप लोग एटम के अंदर जर्नी कर रहे हो। बेसिकली बहुत लंबी जर्नी हो गई है, मुझे पता है। थॉमसन को पढ़ा, फिर वो गलत निकला, उसके बाद फिर आपने आके रदरफोर्ड को पढ़ा, फिर नील बोर को पढ़ा, और अभी भी चैप्टर खत्म पे आया ही नहीं है, खत्म हुआ ही नहीं है अभी भी। ठीक है, ये तो मैं मानती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी, तो हम लोगों ने मैटर को रिवाइज किया था कि भाई एग्जैक्टली मैटर क्या होता है और किस तरीके से मैटर जो है वो एटम से लिंक्ड होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैटर को समझने के बाद में हम लोगों ने जो ये एटम नाम का वर्ड है, इसकी डिस्कवरी किस टाइप से हुई है वो डिस्कवरी हमने पढ़ी, जो कि हम लोगों ने 3 टाइप से पढ़ी थी। जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एक इंडियन फिलोसोफर के बारे में। किसके बारे में? इंडियन फिलोसोफर के बारे में, जो थे आपके आचार्य कन्नड़। जो सर आए, उन्होंने बोला कि यहाँ जो कुछ भी बना हुआ है वो द्रव्य है, यानी कि मैटर है। और मैटर को अगर आप लोग डिवाइड करते जाओगे तो आपको एक ऐसी टर्म मिल जाएगी, एक ऐसी स्टेज मिल जाएगी कि अब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, जिसको उन्होंने नाम दिया परमाणु या फिर परमाणु। तो इंडियन फिलोसोफर ने सबसे पहले ये खोज करके हम लोगों को दे दी थी। इसके बाद ग्रीस के कुछ साइंटिस्ट लोग, फिलोसोफर्स लोग आते हैं, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। वो एक आपको वर्ड देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस। उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस, और वहीं से हमारा वर्ड निकला है विच इज एटम। और उसके बाद में 1808 में आते हैं आपके डाल्टन सर। कौन आते हैं? डाल्टन, जिन्होंने आपको दी थी क्या? थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने आपको दी थी। किसने? जॉन डाल्टन ने आपको एटॉमिक थ्योरी दी है, जिसके अंदर आपके 2 बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं। एंड आई होप आप लोग अगर इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 पर हो, तो ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, डिस्कवरी के बाद में हम लोगों ने पढ़े हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। जिस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एक्सपेरिमेंट से फाउंड हुआ है, कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ है। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में हम लोगों ने इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे हैं, और इन्हीं जे थॉमसन सर ने हम लोगों को प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया, जिसमें बहुत सारी कमियां निकली थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं रदरफोर्ड सर, और ये रदरफोर्ड करते हैं, ये थोड़े से अमीर थे। ठीक है, तो ये लोग गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं विद हिज 2 स्टूडेंट। तो ये गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां से ये निकालते हैं न्यूक्लियस। क्या निकालते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को निकालते हैं। इनके भी कुछ फिर ड्रॉबैक्स आते हैं। उनके बाद आते हैं नील बोहर, और नील बोहर बोलते हैं हटो सारे के सारे, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर एम्बेडेड है, किस तरीके से एनर्जी ऑर्बिट्स वगैरह होती हैं। तो इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी, किस तरीके से एटम स्टेबल रहता है, वो सब चीजें बताई। तो ये हमें बताया नील बोहर सर ने। इसके बाद अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, वो सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ तक पढ़ ली हैं, विच इज पार्ट नंबर 2 तक पढ़ ली है। इस पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी एटम को आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। आप लोग रिप्रेजेंटेशन समझने वाले हो ऑफ एन एटम, कि भाई किस तरीके से हम लोग किसी भी एटम को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में आप लोग, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो काफी आसान है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीखने वाले हैं। इस रिप्रेजेंटेशन से ही एक टर्म निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स, है ना। और एक टर्म होती है विच इज आइसोटॉप्स।
ये 2 टर्म आपकी बेसिक बेसिक सी बचती हैं इस चैप्टर के अंदर। ये तीनों चीज़ें हम लोग आज इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइसोटोप्स कहाँ पे काम आते हैं, आइसोबार्स कहाँ पे काम आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्लियर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग एंड तक बने रहोगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भाई अपने टॉपिक, विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम की रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते किस तरीके से होती है रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों को पता है कि आपका जो एक एटम है भैया जी, आपका एटम जो है वो एक तो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, एक बना है न्यूक्लियस से मिलके। वो मैं न्यूक्लियस की स्पेलिंग भूल गई हूँ, पता नहीं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यस दिस इज द स्पेलिंग। और उसके बाद है प्रोटॉन। ठीक है, ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। हालांकि जब आप लोग हायर स्टडीज में जाओगे तो आप लोग एक और पार्टिकल पढ़ोगे विच इज म्यूऑन, MUON। एक और पार्टिकल होता है इनके बीच का, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो उसको आप दिमाग से निकाल सकते हो। आप लोग तीन बेसिक पार्ट देखते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये तीन बेसिक बेसिक से पार्ट होते हैं किसके अंदर, एटम के अंदर। आपके नील बोहर सर आते हैं और वो आपको बताते हैं कि भाई देखो, रदरफोर्ड ने बताया कि बीच में न्यूक्लियस रहता है, जिसका प्रॉपर हम लोग मास देखते हैं कि जितना भी हमारा एटम का बेसिक मास रहता है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और यहीं पर आपको मिलते हैं प्रोटॉन, और इसीलिए जो आपका न्यूक्लियस है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो हो गई आपके न्यूक्लियस की बात। इसके बाद आपके पास आते हैं नील बोहर। उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये ऑर्बिट्स बनी होती हैं, बहुत सारी ये ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया KLM। क्या क्या नाम दिया, KLM N। और इन ऑर्बिट्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन को इम्बेडेड किया जाएगा, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आप लोग, आई होप आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पहली के अंदर हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्स भर सकते हैं, दूसरे के अंदर मैक्स हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, 3 4 5 6 7 और एक 8, है ना। और फिर तीसरी के अंदर भी हम लोग 8 को ही भर सकते हैं, हालांकि हम लोग 18 पढ़ते हैं, लेकिन कंफर्टेबली एक एटम को स्टेबल रहने के लिए 2 8 8 18 दिस इज द कन्फिगरेशन, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये तो हम लोग बेसिक बेसिक चीजें एटम के बारे में यहाँ तक पढ़ते पढ़ते जान चुके हैं कि भाई न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट्स होती हैं, शेल्स होती हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रोटेट करते रहते हैं। समझ में आई ये चीज। लेकिन इस एटम को रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इस एटम का रिप्रेजेंटेशन है कैसे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने, अच्छा सिंबल ऑफ द एलिमेंट पे आने से पहले हम लोगों ने सिंबल्स के बारे में भी पढ़ा है कि किस तरीके से जो सिंबल्स हैं हमारे, किसके, एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं, किस तरीके से वो फॉर्म हुए। तो हम लोगों ने डाल्टन के सिंबल्स पढ़े हैं, जिसमें कुछ इस टाइप के सिंबल्स थे, कुछ ये मर्सिडीज वाला साइन था, है ना। ये सिंबल्स भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, बट दे फेल्ड, मतलब वो इतने ज्यादा कन्वीनियंस हम लोगों के लिए रहे नहीं थे। तो हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला। वो तरीका क्या था कि जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स के स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं, तो नाइट्रोजन का N है, तो N विल बी द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का O विल बी द सिंबल। समझ में आई। तो ये थे आपके सिंबल्स जो आपके बता दिए गए थे। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम लोग किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग लिखते हैं सिंबल। क्या लिखते हैं, सिंबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिंबल ले लेती हूँ, किसी भी एटम का हम लोग सिंबल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल X ले लेते हैं, ठीक है, मैथ थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंबल है किसी भी किसका, एटम का। ठीक है, ऊपर हम लोग लिखते हैं मास नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से, और नीचे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि होता है आपका Z, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मास नंबर क्या होता है ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आई एम अज्यूमिंग, है ना। उसके बाद है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो भाई सिंपल सी चीज है, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगी ये चीज। तो ये है आपके मास नंबर, और ये है आपके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी सिंबल को लिखते हुए, किसी भी एटम के सिंबल को सिग्निफाई करते हुए, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंबल, जो भी सिंबल होगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का है तो यहाँ पर आप लोग N लिख देंगे। क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। क्लियर है ये चीज। उसके बाद मास नंबर, जो आपका नाइट्रोजन का मास होता है, मास नंबर दैट इज 14, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग इन दिस, ठीक है। लेकिन ये होता है आपकी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन किसकी,
नाइट्रोजन की या फिर किसी भी एटम को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप लोग लिखते हैं उसका सिंबल, ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। अब यहीं पर आप कुछ कुछ केसेस पढ़ते हैं। क्या केसेस पढ़ते हैं भाई? सबसे पहला केस होता है कि अब हम लोगों ने आगे जब साइंटिस्ट इसी चीज़ों के ऊपर स्टडी करते गए तो उनको एक चीज़ पता चली कि भाई ऐसे बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो एलिमेंट्स का ये जो मास नंबर है, कभी-कभी तो ये डिफरेंट आ जा रहा है और आपका एटॉमिक नंबर जो है बिल्कुल सेम है, सेम ही एलिमेंट का। और कभी-कभी क्या हो जा रहा है, वाइस वर्सा, बिल्कुल ऑपोजिट, कि ये आपका सेम है, एटॉमिक नंबर बदलता जा रहा है। तो इन्होंने इसके लिए भी नई-नई टर्म्स निकाल दी ताकि बच्चों का सिलेबस बढ़ जाए, है ना? तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, बढ़ा ही दिया है सिलेबस, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैलेंसी। क्या पढ़ लेते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी पे हम लोग तभी आते हैं, पहले लगे हाथ ये भी कंप्लीट कर लेते हैं अपना, व्हिच इज़ योर आइसोटॉप्स। पहले हम लोग पढ़ते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। ये है आपके आइसोटॉप्स। यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है आपके पास में प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। ये है आपका ड्यूटेरियम, ठीक है? और ये है आपका ट्रीटियम। ये है आपका ट्रीटियम। ये तीनों आपके क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। किसके? हाइड्रोजन के। अब सिंपल सी चीज आपको क्या बताई गई है, जब हम कभी भी बोलते हैं आइसोटॉप्स तो हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हुआ है कि पहले होता है सिंबल, ऊपर होता है ए, जिसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। बहुत बढ़िया जी। नीचे होता है आपका जेड, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। अब दो केसेस बनते हैं। तो पहला केस होता है हमारा आइसोटॉप्स वाला। इसके अंदर क्या होता है? आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी सेम ही एलिमेंट के। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, आइसोटॉप्स वो वाले एटम्स होते हैं जो कि सेम ही एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर तो उनके होते हैं। मतलब कि जो आपका एटॉमिक नंबर, ये नीचे वाली जो वैल्यू होगी ना, ये तो बिल्कुल सेम होगी। जब हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ये आपका 1 ही होगा, ठीक है? हाइड्रोजन दूसरा वाला भी आपका 1 ही होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ये 1 ही होगा। यानी आइसोटॉप्स आपके वो वाले एटम्स होते हैं जिसका एलिमेंट जो है उसका सेम एटॉमिक नंबर आपको देखने को मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि प्रोटियम में सिर्फ 1 होगा और ड्यूटेरियम में 2 होंगे मास नंबर, और ट्रीटियम में 3 होंगे। तो ये है आपके तीनों के तीनों आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होता है आइसोटॉप्स के अंदर? बहुत सिंपल सा है। आइसोटॉप्स किसी भी सेम एलिमेंट में जब आपको एटॉमिक नंबर तो सेम मिले, लेकिन मास नंबर आपको अलग अलग मिल जाए, ठीक है? जिसमें कि डिफरेंट नंबर होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स के, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंस दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। क्योंकि इनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल सेम होते हैं। मैम अभी तो आपने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। देखो, जो हमारा एटम होता है ना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? जो हमारा एटम होता है ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है मैम? देखो, अगर आपके पास ये एक एटम है और अगर इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स है तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया, आपका एटम न्यूट्रल हो गया, है ना? तो ये है न्यूट्रल कहने का मतलब। तो जितने जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बिल्कुल सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इन तीनों की आपको सेम मिलेंगी। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो आपकी डिफरेंट होती हैं। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपके सेम होते हैं, वो वेरी नहीं करते हैं, इसलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी सिमिलर होती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोटॉप्स के यूजेस दे रखे हैं। आई डोंट नो, अगर मैम आपकी पूछ लें तो जो यूरेनियम होता है वो 235, जो आपका यूरेनियम है, इसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करते हैं एज अ फ्यूल। कोबाल्ट C60 को हम लोग कैंसर रेडिएशन, मतलब कैंसर की रेडिएशन थेरेपी में इसको यूज किया जाता है। आयोडीन को हम लोग गोइटर या फिर थायराइड वगैरह में हम लोग यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स। इसके बाद कार्बन 14, जो कि कार्बन डेटिंग मेथड में यूज किया जाता है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा पुरानी है, इन सब चीज़ों में हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये आपके यूजेस हैं कुछ आइसोटॉप्स के। नेक्स्ट है आपके आइसोबार्स, बिल्कुल उससे ऑपोजिट। आइसोबार्स में क्या होता है, ये आपके सेम एलिमेंट्स के, सॉरी, ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास में मास नंबर तो इस बार सेम है भाई, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है? यानी कि एलिमेंट भी डिफरेंट ही होंगे। तो यहाँ पे है क्या, सिंस दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी अलग अलग ही होंगी। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, विच इज योर आर्गन, ठीक है? आर्गन दे रखा है आपको, एक आपको दे रखा है पोटेशियम,
ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम। अब इनके जो आपके मास नंबर हैं वो तो आपके बिल्कुल सेम है, तीनों के मास नंबर इज 40, लेकिन एटॉमिक नंबर देखो 18, 19, 20, मास नंबर तीनों का सेम है। आर्गन का भी अगर मैं बोलूंगी ना आर्गन, तो यहाँ पर अगर मैंने आर्गन का नाम लिख दिया है तो जो इसका मास नंबर होगा वो होगा 40 और 18 होगा इसका अटोमिक नंबर। पोटेशियम जिसको हम लोग के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका भी अगेन ये होगा 40, लेकिन नीचे क्या होगा 19 जो कि अटोमिक नंबर है। इसके बाद है आपका कैल्शियम Ca, ऊपर होगा 40 नीचे होगा 20, ठीक है। तो आपके ये आइसोबार्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपके नंबर होते हैं जिसमें कि मास नंबर तो आपका सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा है, डिफरेंट है। क्लियर हुई है ये चीज सभी को? ठीक है। इसके बाद तो आपको ये बता रखा है। अच्छा, अब हम लोगों की लास्ट चीज और रह गई है विच इज योर वैलेंसी। वैलेंसी भी हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब भाई वैलेंसी एग्जैक्टली होती क्या है, लेकिन वैलेंसी को समझने से पहले हम लोगों को एक चीज समझनी है। वो क्या है? वो है ऑक्टेट रूल। क्या है बच्चों? ऑक्टेट रूल। मैंने कि मैम क्या क्या पढ़ाओगे, डायरेक्ट ही आ जाओ, लेकिन नहीं। ऑक्टेट रूल में सिंपल होता, अरे स्पेलिंग कितनी बेकार लिख दी। ठीक है, ऑक्टेट रूल। आई मे बी रॉन्ग इन द स्पेलिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट में मैं गलत बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, चलो ऑक्टेट रूल पे आते हैं। अब हम लोगों ने इससे पहले एक चीज पढ़ रखी है जिस चीज का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या पढ़ी हुई है? विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैं कितनी ही कोशिश कर लूं मेरी राइटिंग अच्छी आ नहीं पा रही है। खैर, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8। अब हम लोगों को ये चीज पता है कि इस 8 इलेक्ट्रॉनिक नंबर को हम लोग ब्रेक करेंगे, है ना। हम लोग इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले ये हो गया है आपका न्यूक्लियस, ये हो गया है आपके इलेक्ट्रॉन्स। दो शेल्स मैंने बना दिए। दो को सबसे पहली शेल में जो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है इसको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे? पहले वाली शेल के अंदर हम लोग एक और दो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मैक्स, दो, कॉमा कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और आखिरी जो आपकी शेल होती है ना, मतलब कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है उसके अकॉर्डिंग 2, 8, 8 और 18, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब पहली शेल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम आप 8 भर सकते हो, तीसरी में भी आप मैक्सिमम 8 ही भर सकते हो, उसके बाद आप चौथी शेल पे जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, दो तो भर दिए, बचे 6 और दूसरी में 6 आ सकते हैं। चलो जी ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। किसका? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका हो गया है खत्म। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है। अगर मैं अब यहाँ पर ना बेसिकली होता क्या है, ऑक्टेट। जब आप कहीं भी ये वर्ड देखोगे ना ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बेसिकली हम लोग ऑक्ट को एज 8 रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि अगर मैं इस लास्ट वाली शेल के अंदर, अब ये स्टेबल तो है लेकिन उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसको ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, इसको कंप्लीटली स्टेबल बनाने के लिए मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे। तो ये अपनी ये इस आइडियल स्टेट में आ जाएगा। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को, हर एक एलिमेंट को चाहिए, हर एक एलिमेंट को ये चीज चाहिए कि जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, जो उसकी लास्ट शेल है, इसकी लास्ट शेल कौन सी है, ये है, जो उसकी लास्ट शेल है उसमें मिनिमम डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाए। जैसे इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 आपकी शेल्स आपको दिख रही हैं, तो दूसरी शेल में हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो 8 ही इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। भाई हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। तो आपका ये बना न्यूक्लियस, ये बनी पहली शेल, भर दिया एक, है ना। तो हमें पता है कि के शेल के अंदर हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है क्योंकि इसके पास है ही एक, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फुली स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर वही मैं देखती हूँ हीलियम को, किसको देखती हूँ? हीलियम को। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब 2 यहाँ पर न्यूक्लियस बन गया, ये पहली शेल बन गई है ना। यहाँ पर 1 और 2, तो ये क्या है, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है।
इसका ऑक्टेट जो है वो फुलफिल्ड है, कंप्लीट है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को, हर एक एलिमेंट को चाहिए कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। मतलब जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है, जो उसकी लास्ट वाली शेल है, उसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अब तक मैंने तुम्हें बताया ऑक्टेट रूल के बारे में। ये ऑक्टेट रूल आप लोगों को बताता है कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब जो उसकी लास्ट वाली शेल है उसमें उसको डिजायर्ड मिनिमम स्टेबल वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना खुद का ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लियर है ये चीज सभी को भाई? वेरी गुड। जैसे कि आप लोग एक और पढ़ते हो, एक मैं स्टेबल का एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हो नियॉन का। ठीक है, नियॉन, नियॉन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 10। कितना होता है वो? 10। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं 2,8, है ना। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 8। आप लोग देखो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एकदम बढ़िया है, मतलब 2,8। अब इसको जरूरत ही नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए नोबल गैस के अंदर आती है, मतलब ये कंप्लीटली स्टेबल है। दूसरी वाली में आप 8 भर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। समझ में आई ये चीज? तो ये आपका होता है ऑक्टेट रूल। जब किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करना होता है तो वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। ये तो आपका नेचुरली ही कैसा हो गया है? दिस इज योर नेचुरली ही स्टेबल स्टेबल एलिमेंट, सॉरी। ठीक है, तो चलो ये हो गया है हमारा खत्म। यहाँ पर जो हम लोगों ने अब बेसिकली वैलेंसी एग्जैक्टली होती क्या है? देखो, वैलेंसी होती है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है आपका Na। ठीक है, Na को हम लोग सोडियम भी बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। कितना होता है? 11। तो 2,8,1 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग एक बात करते हैं Cl के बारे में। किसके बारे में? Cl, क्लोरीन के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लोरीन का 287, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 17। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, अगर मैं Na को देखती हूँ तो Na के अंदर मेरे को 2 और 8, ठीक है, और एक ये फालतू है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो इसके पास 2,8 बचेंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन को अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर तो इसके 2 हैं, 8 हैं, और अगर ये एक और ले ले तो ये क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसलिए NaCl का आप लोग आपस में बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पर आपने देखा कि Na के केस में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसने लूज किया है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और Cl के अंदर आप लोगों ने देखा है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो बेसिकली वैलेंसी होता क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन आप लोग गेन कर रहे हो या फिर लूज कर रहे हो या फिर शेयर कर रहे हो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, भैया जी उसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंसी। और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। भाई अगर कोई भी एटम कंबाइन करेगा तो उसको स्टेबल तो होना पड़ेगा ना। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम बेसिकली क्या होती है? वैलेंसी। ये बताती है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आपने लूज किया है, गेन किया है, शेयर किया है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ये आपकी होती है वैलेंसी। क्या होती है भाई? वैलेंसी। इसके बाद में आप लोगों ने पढ़ना है कि वैलेंस शेल एग्जैक्टली क्या होती है, बता दिया मैंने आपको। आउटर मोस्ट शेल जो होती है, जो सबसे लास्ट वाली आपकी शेल होती है, और इस लास्ट वाली शेल में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो जी, खत्म हो गया। अगर मैं वैलेंसी का एक एग्जांपल ले लेती हूँ तो मैंने ले लिया है ऑक्सीजन, सबसे सिंपल सा ऑक्सीजन 2,6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो 2 क्या हो जाएगी इसकी? वैलेंसी। क्लियर है ये चीज भाई? तो चलो, दिस इज हाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। हम लोगों ने वैलेंसी पढ़ लिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस शेल क्या होती है, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो ये चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट में ना ये आपके बुक के अंदर ये चीज दे रखी है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, और आई होप आप लोगों को पता होंगे। इन्होंने बोला था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। उसके बाद थॉमसन भैया आए, उन्होंने आपका इलेक्ट्रॉन को निकाला। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, आपके एटम के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिविजिबल है ना।
ऐसा तो होता नहीं है। तो सबसे पहले डाल्टन भैया आए, उन्होंने एक चीज़ बताई और वो फिर गलत निकल गई। उसके बाद आपके आते हैं थॉमसन भैया। थॉमसन भैया ने जो चीज़ बताई, वो तो हम लोगों ने मान ली, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ गलत बता दी। तो फिर ये भी हमारा फ़ेल हो गया। कुछ चीज़ें हम लोगों ने इनसे ले ली, कुछ चीज़ें इन्होंने गलत बता दी हमें। इसके बाद बताते हैं, भैया आपने हमें गलत बता दिया, मैं सही बताऊँगा। तो रदरफोर्ड भैया आते हैं, वो बोलते हैं मैं सही बताऊँगा आपको, ठीक है? और ये सही बताने के चक्कर में हमें कुछ चीज़ तो सही बता देते हैं और कुछ चीज़ गलत बता देते हैं। ठीक है, तो इनका भी मॉडल हो जाता है फेल, क्योंकि इनके भी ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट में आते हैं नील बोहर भैया और ये बोलते हैं कि भैया हम बताएँगे, आपके बस की नहीं है, हम बताएँगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो एटम है वो स्टेबल है, या फिर किस तरीके से जो एटम है आपका वो अरेंज करता है चीज़ों को। और आज भी फिर हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देख रहे हैं, और आगे भी हम लोगों का आगे जो एटम है वो अभी भी डिस्कवर किया जा रहा है। सो दिस इज हाउ द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम गेट्स कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, इसको शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना अगर आपको पसंद आया हो, और नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सा चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, एंड इफ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब द चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट आपको हमारी तरफ से मिलता रहेगा। टिल देन सब्सक्राइब एंड एंजॉय द स्टडी। थैंक यू एवरीवन।